नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम जानेंगे कि रेरा कानून आने की वजह से जो होम बायर्स हैं या प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स हैं, जो घर खरीदार हैं, उनको क्या क्या लाभ होने वाले हैं। क्योंकि ये शॉर्ट कैप्सूल है, हमें संक्षेप में बात करनी है, तो मैं केवल 10 लाभ आपको बताने वाला हूँ। हालांकि हैं तो इससे अधिक, लेकिन आज मैं चर्चा केवल 10 लाभों की करूँगा। तो सबसे पहला लाभ है एरिया के बारे में। जो अनिश्चय अनिर्णय की स्थिति होती थी वो समाप्त। क्योंकि आम अलॉटी ये समझ नहीं पाता था कि ये बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, प्लिंथ एरिया, इन सब में क्या अंतर है। और यहाँ तक कि अगर आपने कोई एक समझ भी लिया, मान लीजिए आपने सुपर बिल्टअप एरिया समझ लिया, तो आप राज्य से राज्य अगर आपने परिवर्तन किया, दूसरे राज्य में चले गए, तो गणना का तरीका आपको अलग दिखाई दे रहा है। जो गणना आप सीख के आए थे उस राज्य में उस प्रकार से गणना नहीं हो रही। कहीं कहीं ये देखा गया कि एक ही राज्य में अलग अलग तरीके से गणना की जा रही है। तो अब ये सब समस्या समाप्त हो गई है। अब केवल एक एरिया होगा और वो होगा कारपेट एरिया। और कारपेट एरिया की गणना कैसे होगी, इसका भी पैन इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन, अखिल भारतीय स्तर पर मानकीकरण कर दिया गया है। अधिनियम में व्यवस्था कर दी गई है। ये बता दिया गया है कि कारपेट एरिया की गणना कैसे होगी और पूरे देश में एक जैसी होगी। इसके अलावा है राइट टू इंफॉर्मेशन, ये दूसरा लाभ होने वाला है। पारदर्शिता, इस अधिनियम में राइट टू इंफॉर्मेशन बिल्ट इन है। अर्थात इसमें इतनी पारदर्शिता की व्यवस्था कर दी गई है कि आपको और किसी सूचना के अधिकार की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वस्तुतः ये पूरा कानून पारदर्शिता का ही कानून है। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लोजर, प्रकटीकरण, प्रकटीकरण और प्रकटीकरण। प्रमोटर से यह अपेक्षा की गई है कि वो 17-18 प्रकार की सूचनाओं का प्रकटीकरण प्रोजेक्ट के बारे में रेरा की वेबसाइट पे कर दे, जिसको आम जनता देख सके, प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स देख सकें, ताकि उनकी चॉइसेस इन्फॉर्म्ड चॉइसेस हों। इसके माध्यम से यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की एक रूपता, ये लाने की व्यवस्था की गई है। इसका पूरा प्रयास किया गया है कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में जितनी सूचनाएं प्रमोटर या बिल्डर को हैं, उतनी ही सूचनाएं होम बायर को भी हों, ताकि उसकी चॉइस इन्फॉर्म चॉइस हो, वो अपना सही निर्णय ले पाए। इसके अलावा ये जो डिलेज की, ये विलंब की शिकायतें बहुत आती थी, इनमें निश्चित रूप से कमी आएगी। क्योंकि प्रोजेक्ट के विलंब होने की अवस्था में अधिनियम में बहुत सख्त प्राविधान है। इसमें होम बायर्स को काफ़ी अधिकार दिए गए हैं। उन्हें प्रोजेक्ट से बाहर जाने का अधिकार है, और बाहर जाने की स्थिति में जितना जो विलंब हुआ है, उस अवधि का पूरा पैसा, यानी जब पैसा जमा किया था और जिस डेट में वापस मिलेगा, पूरा पैसा, पूरा इन्वेस्टमेंट विद प्रेस्क्राइब्ड इंटरेस्ट आपको प्राप्त करने का अधिकार है, अगर आप होम बायर हैं तो। प्रेस्क्राइब्ड इंटरेस्ट, ये अधिकार राज्यों को दिया गया है कि वो अपनी नियमावली में अपने राज्य के लिए इंटरेस्ट प्रेस्क्राइब कर दें। यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो यहाँ पर जो प्रेस्क्राइब किया गया है, यानी विहित किया गया है, वो है MCLR ऑफ SBI प्लस 1%, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लस 1%। इस दर से जो ब्याज होगा, उसको जोड़ते हुए आप अपनी पूरी धनराशि वापस ले सकते हैं। और यदि कोई होम बायर प्रोजेक्ट में ही रहना चाहता है, तो जो प्रस्तावित तिथि थी कब्जा देने की, वहाँ से कब्जा देने की वास्तविक तिथि तक के बीच की जो समय अवधि है, उसमें प्रत्येक माह प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से प्रति माह ले सकता है। इसके अलावा रेरा जो अथॉरिटी है, उनके पास यदि शिकायत की जाती है, तो उनको भी काफ़ी अधिकार प्रमोटर पर कार्रवाई करने के लिए दिए गए। इसके अलावा यदि कोई डिफेक्ट है, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। 5 साल तक की डिफेक्ट लायबिलिटी प्रमोटर की होगी, अर्थात कब्जा लेने की तिथि से 5 वर्ष तक यदि कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट या वर्कमैनशिप का डिफेक्ट आता है और होम बायर उसकी शिकायत प्रमोटर के यहाँ करता है,
तो 30 दिन के भीतर बिना कोई अतिरिक्त शुल्क या चार्ज लिए हुए प्रमोटर को उसे ठीक करना होगा, उस डिफेक्ट को सही करना होगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा शिकायतों का निपटारा जल्दी होगा, समयबद्ध ढंग से होगा। ये तारीख पे तारीख का ज़माना समाप्त होने जा रहा है या हो गया है, क्योंकि अधिनियम में समयबद्ध ढंग से शिकायत का निपटारा किए जाने की व्यवस्था। इसके अलावा जो एडवांस पेमेंट प्रमोटर्स द्वारा लिए जाते हैं, उसके लिए व्यवस्था की गई है कि कोई भी प्रमोटर अपार्टमेंट की कॉस्ट के 10% से अधिक तब तक नहीं ले सकता जब तक कि वो एग्रीमेंट फॉर सेल न कर ले। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल जब तक न हो जाए तब तक 10%, यानी फ्लैट की कॉस्ट का 10%। उदाहरण के लिए यदि फ्लैट 40 लाख रुपए का है तो 4 लाख रुपए तक का वो ले सकता है, लेकिन 4 लाख से ऊपर अगर एक भी रुपया लेना होगा तो उसके पहले एग्रीमेंट फॉर सेल अनिवार्य रूप से करना ही होगा। यदि कहीं इसका उल्लंघन होता है तो उसकी शिकायत रेरा अथॉरिटी के पास की जा सकती है। इसके अलावा कभी कभी ये शिकायतें मिलती रही हैं पूर्व में कि जो विज्ञापन में कहा गया था, जो ब्रोशर में कहा गया था, वो चीज़ें मिली नहीं, जो कहा वो नहीं मिला। अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया है कि जैसा कहा जाएगा, जैसा लिखा जाएगा, जैसा दिखाया जाएगा, अगर कोई मॉडल अपार्टमेंट दिखाया जा रहा है जिसको देख करके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वैसा नहीं मिलता तो फिर उसमें आपको रिफंड का और कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। ये अधिनियम की धारा 12 है। इसको कहते हैं वेरासिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी जैसा एडवर्टीजमेंट में, और एडवर्टीजमेंट की परिभाषा बहुत लंबी है। इसमें आपके जितने पैम्फलेट्स हैं या जो भी एडवर्टाइजिंग मटेरियल है, एसएमएस हैं, व्हाट्सएप हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अगर किसी प्रकार का एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो जैसा बताया जा रहा है, जैसा दिखाया जा रहा है, जैसा लिखा जा रहा है, ठीक वैसा प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलता है तो रेरा में आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ कि जो भी प्रमोटर्स या बिल्डर्स हैं उनको बेचने से पहले जितने प्रकार की क्लियरेंसेस हैं, वो सब क्लियरेंसेस उनको लेनी होंगी। तो अब एक तरीके से देखें कि रेरा अधिनियम ये एक अम्ब्रेला लॉ की तरीके से है, ये कई और कानूनों का भी अनुपालन करा रहा है कि अगर बिल्डिंग बाई लॉज में या जो संबंधित राज्य है वहाँ कोई अपार्टमेंट एक्ट है, उसमें अन्य कानूनों में अगर कितनी भी प्रकार की क्लियरेंसेस की व्यवस्था की गई है, वो भी कुछ जो है प्रोजेक्ट के प्रारंभ में लेनी होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट के दौरान लेनी होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट समाप्त होने के बाद लेनी होती हैं, तो वो सारी क्लियरेंसेस इनकी व्यवस्था भी अधिनियम करा रहा है। इसके अलावा आपका जो पैसा है, बिल्डर आपके पैसे को किसी अन्य जगह डाइवर्ट नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है। अभी तक जो शिकायतें आती थी कि पैसा जिस प्रयोजन के लिए लिया गया उसमें खर्च नहीं हुआ, किसी ने दूसरे स्टेट में जा कर के कोई दूसरा व्यवसाय प्रारंभ कर दिया या अपना लैंड बैंक बढ़ाना शुरू कर दिया और प्रोजेक्ट जो है 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल का विलम्ब हो गया और जो होम बायर है उसको ना तो घर मिल रहा है ना पैसा वापस मिल रहा है। अब ये नहीं होगा, फंड डाइवर्जन नहीं होगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से व्यवस्था कर दी गई है कि प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए एक सेपरेट अकाउंट, एक डेजिग्नेटेड अकाउंट होगा जो कि एक शेड्यूल बैंक में खुलेगा और जो भी रिसीवेबल होंगे, जो घर खरीदार से मिलेंगे, उसका 70% उसी खाते में रहेगा और उसका खर्च जो 70% है केवल कंस्ट्रक्शन और लैंड में ही होगा, किसी अन्य मद में नहीं होगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। और अंतिम बेनिफिट जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सेक्टर में ये इतना महत्वपूर्ण सेक्टर होने के बाद भी यहाँ क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट का अभाव हो रहा था, और इस कानून के आने के बाद से जब इसे ठीक तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन जहाँ जहाँ भी हो रहा है, जिन राज्यों में, और अधिकांश राज्यों में हो ही रहा है,
तो वहाँ ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी वापस आ रही है, होम बायर का भरोसा वापस आ रहा है। और अगर भरोसा वापस आएगा तो ये सेक्टर फिर ऊपर जाएगा और होम बायर को ये डर समाप्त हो जाएगा कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। यदि रेरा है तो भरोसा है। इसलिए अगर आप कोई ख़रीदारी करने जा रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप ये देखें कि उसका रेरा नंबर क्या है। रेरा नंबर अगर है तो आपको, अगर आप लोन के लिए बैंक्स में जा रहे हैं तो जो लोनिंग की प्रक्रिया है वो भी हैसल फ्री होगी। मित्रों, आज इतना ही। यदि आपको मेरी ये बातचीत पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। यदि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी। और जानकारी अगर होती है तो कहा जाता है इन्फॉर्मेशन इज पावर। यदि आपके पास सूचनाएं हैं तो आप अपना निर्णय अच्छे ढंग से ले सकते हैं। आपने मेरा ये वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। शीघ्र ही अगले वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।